नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला है मुरादाबाद। तारीख थी 17 अक्टूबर 2024। मुरादाबाद का एक थाना है कटघर, पुराना थाना है, बहुत लोग जानते हैं, नामी थाना है। यहाँ पर कल्याणपुर में, रामगंगा नदी के किनारे बसे कल्याणपुर में 17 तारीख को पुलिस को 17 अक्टूबर को पुलिस को एक महिला की सिर कटी लाश मिली, जो नदी के किनारे झाड़ियों में अटकी हुई थी, झाड़ियों में आकर फंस गई थी। पुलिस ने उसको बरामद किया। उसके बारे में जो अज्ञात लाशों की जो SOP होती है, उसको वायरलेस से सभी ज़िलों में बताना, वायरलेस से सभी थानों में, ज़िले के सभी थानों में, रेंज के सभी ज़िलों में, फिर बाद में जोन के सभी ज़िलों में बताना, इस आशय के साथ कि अगर किसी महिला की गुमशुदगी लिखी गई हो और उसका हुलिया इसकी हुलिया से मैच कर रहा हो तो कृपा करके बताएं, क्योंकि सिर नहीं था इसलिए उसकी पहचान करना मुश्किल था। नग्न शरीर था और महिला का था, सिर बिल्कुल धड़ से अलग था। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया कि हो सकता है इसका सिर भी आसपास हो। दूसरे दिन यानी 18 अक्टूबर को धड़ से करीब 100 मीटर की दूरी पर पॉलीथीन में लिपटा हुआ महिला का सिर भी मिल गया। फिर दिक्कत ये हुई कि वो सिर भी जलाया हुआ था केरोसिन से, और जब वो फेंका गया होगा पानी में तो पानी में वो काफ़ी फूल गया था, पॉलीथीन के भीतर पानी चला गया, फूल गया था, और फिर धीरे धीरे वो धार के यानी बहाव के साथ साथ वो भी आकर झाड़ियों में अटक गया। उससे भी 50 मीटर की दूरी पर एक 7 साल के बच्चे की भी लाश मिल गई थी। पुलिस पहले ये समझ रही थी कि ये बच्चा मतलब माँ बेटे की लाश है, लेकिन थोड़े दिन में ही पता लग गया कि एक्चुअली ये लाश काहे की, किसकी है और इसका कहाँ से मतलब है। रामपुर के एक थाने में इस महिला की गुमशुदगी लिखवाई गई थी, और ये महिला और कोई नहीं थी, रामपुर के महिला थाने की महिला कांस्टेबल रिंकी सिंह थी। पहचान पहले उसके प्रेमी जो पुलिस की कस्टडी में था, जब ये गुमशुदगी लिखवाई गई थी, तो जिन पर शक था घर वालों को, जब वो 2-3 दिन तक नहीं मिली तो पुलिस ने उन्हें उठाया था। उनमें से उसका एक प्रेमी था। घर वालों ने बताया कि इससे इसके संबंध बहुत दिनों से चल रहे थे। घर वाले तो ये कभी नहीं बताएंगे कि ये संबंध थे इन लोगों के। घर वाले ये कहते रहे ये बहुत परेशान करता था, ये करीब 1.5-2 साल से मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। पुलिस ले आई, पुलिस ने उसको अपनी तरह से डील किया, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। फिर उसके बाद पुलिस को उसके लड़की के रिंकी सिंह के घर वालों ने बताया कि इसका पति भी सिपाही है, उसका नाम सोनू सिंह है। सोनू सिंह रामपुर के स्पेशल ब्रांच की रीजनल इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात था। रिंकी के घर वालों ने बताया कि इसका पति, जिसका नाम रिंकू सिंह था, सोनू सिंह था, सोनू सिंह इस बात को लेकर रिंकी को परेशान करता था कि गांव के ही एक अनपढ़ मजदूर व्यक्ति से इसके संबंध हैं। मेरे तमाम कहने के बाद भी वो इसका साथ नहीं छोड़ रही है। ये बात उसने महिला कांस्टेबल की माँ को भी बताई थी और अपने घर में भी ये बात बताई थी, लेकिन लोगों ने कहा कि ऐसे शक के बिना पे ये बात कहनी ठीक नहीं है। लिहाजा पुलिस ने सोनू सिंह को भी उठाया। घर वाले आरोप लगा रहे थे कि ये शक के बिना पे उसको तंग करता है, उसको उठाकर लाया गया, पूछताछ की गई। पहले उसने वही बताया,
क्योंकि वो लगातार अपनी ड्यूटी पर था। जिस दिन पकड़ा गया है, यानी बॉडी मिली है 17 को और 18 को शाम तक उसकी पहचान हो गई है, और 19 अक्टूबर को ये लाया गया। लेकिन 19 अक्टूबर से पहले 10 दिन तक लगातार वो अपनी ड्यूटी पर था। उसके साथ वालों से भी पूछा गया तो उनका साहब इसका आचार व्यवहार, बातचीत, काम करना, ये सब सामान्य दिनों की तरह ही था। ऐसा नहीं लगता था कि इसने इतना जघन्य अपराध किया होगा। बहरहाल उससे जब पूछताछ हुई तो पुलिस का लिहाज करती है। विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ में थोड़ा सा ध्यान रखती है कि कुछ भी हो, ये हमारे डिपार्टमेंट का है। लेकिन जब काफ़ी देर तक वो टहलाता रहा तो दरोगा जी, यानी जो इंस्पेक्टर साहब थे और सेकंड ऑफिसर थे वहाँ के, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने फिर अपनी तरह से श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू की। बहुत देर तक टिक नहीं सका क्योंकि वो पुलिस वाला था, वो जानता था कि किस हद तक ये लोग जाएंगे हमसे सच उगलवाने के लिए। लिहाजा थोड़ी देर में वो टूट गया और उसने कहा साहब अब बंद करिए जो कुछ कर रहे हैं, मैं सारी बात सही सही बताता हूँ। उसने बताया कि बिजनौर में मेरा गांव रायपुर है और रिंकी का गांव दरबड़ है। ये दोनों अगल बगल के गांव हैं और इन दोनों में दूरी 6-7 किलोमीटर की है, बमुश्किल तमाम। 2011 में हम दोनों पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हुए। अगल बगल के गांव के थे, जान पहचान थी, कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। हमारी रजामंदी से हमारे परिवारों ने, यानी मेरी पत्नी रिंकी सिंह के परिवार ने भी और हमारे यानी सोनू सिंह के परिवार ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की। वैसे भी जब लड़का लड़की दोनों या लड़का सरकारी नौकरी में हो तो फिर आपत्ति करने वालों को भी कोई आपत्ति नहीं होती। जात बिरादरी से फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। तो बहरहाल आपसी रजामंदी से 2013 में शादी हो गई। 2011 बैच में दोनों सेलेक्ट हुए, 2013 में इनकी शादी हो गई। इनसे 2 बच्चे भी हुए। सोनू सिंह बताता है कि हमारा हंसता खेलता परिवार था। हम दोनों संभल जिले के चंदौसी थाने में लंबे समय तक नौकरी पर रहे और दोनों को चूंकि पर्याप्त तनख्वाह मिलती थी, हम लोगों ने वहीं अपना एक मकान भी बना लिया था। करीब 2 साल पहले मेरा ट्रांसफ़र रामपुर हो गया। जिलों में तैनाती की सीमा होती है, उस सीमा के बाद इसका ट्रांसफ़र 12 साल बाद संभवतः इसका ट्रांसफ़र रामपुर हो गया। और पति का चूंकि ट्रांसफ़र हो गया रामपुर, तो पति पत्नी को एक ही जगह पोस्ट करने के तमाम शासनादेश भी हैं। पुलिस में भी ये शासनादेश मौजूद है। लिहाजा थोड़े दिन बाद ही रिंकी का भी ट्रांसफ़र रामपुर हो गया और वो वहीं पर महिला थाने में तैनात हो गई। चंदौसी का मकान बेच दिया, जैसा सोनू सिंह ने बताया कि, और हम लोग वापस रामपुर में ही शिफ्ट हो गए। इसी बीच में करीब साल भर पहले कांस्टेबल सोनू सिंह कहते हैं कि साल भर पहले रिंकी के गांव का ओमपाल हमारी लाइफ में विलेन बनकर आ गया। वो 7वीं फेल था, शराबी था, आवारा था और दबंग भी था। पता नहीं रिंकी को उसमें ऐसा क्या नज़र आया कि वो उससे लंबी लंबी बातें करने लगी। फिर वो एक तरह से उसकी चंगुल में आ गई। ऐसा सोनू सिंह कहते हैं कि वो एक तरह से उसकी चंगुल में आ गई। फिर वो जो कहता था ये करती थी। पति और बच्चों से ज़्यादा वो ओमपाल को तरजीह देने लगी, ऐसा सोनू सिंह ने पुलिस के सामने बयान दिया। और ये बात सोनू सिंह कहते हैं कि मुझे शुरू से ही नागवार गुजरती थी। शुरू में मैंने ये सोचकर नज़रअंदाज किया कि ये मायके का है, कोई बात नहीं, कोई इसको लेके कोई बहुत बदनामी वाली बात भी नहीं है, मायके का है, आना जाना है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ही दिन बाद मुझे ये महसूस होने लगा कि रिंकी और ओमपाल के बीच का रिश्ता मायकेदारी और दोस्ती से आगे निकल गया है। रिंकू कहता है कि मैं उसे साल भर समझाता रहा।
उसने 1 साल पहले जब ये पता लगा कि उसकी बीवी के मायके के रहने वाले ओमपाल से बहुत से शारीरिक संबंध भी हो गए हैं, उसको पटरी पर लाने की कई बार मैंने कोशिश की, उसे समझाया, लेकिन रिंकी कुछ समझने को तैयार नहीं थी। वो किसी भी सूरत में ओमपाल से दूरी बनाने को राजी नहीं हुई। इसी बीच एक घटना और उसने बताया कि हुई कि मेरी एक ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग होती है, 1 महीने की ट्रेनिंग मुरादाबाद में लग गई। मैं रामपुर से मुरादाबाद उस ट्रेनिंग के लिए 1 महीने के लिए चला गया, मुरादाबाद की पुलिस एकेडमी में। इधर जैसे ही वो गया, रिंकी ने भी 1 महीने की छुट्टी ले ली और वो अपने मायके चली गई बच्चों को लेकर। वहाँ वो ओमपाल के साथ बाकी उसने जो आगे बताया वो कहने लायक नहीं है। तो इसी बीच में जब मैं वो कहता है सोनू सिंह कि जब मैं ट्रेनिंग से वापस लौटा तो मैंने रिंकी को ओमपाल के साथ देख लिया। ओमपाल रिंकी को मायके से ससुराल छोड़ने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पे लेकर आ रहा था और उन दोनों का मोटरसाइकिल पर एक साथ बैठने का अंदाज मुझसे सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरी पत्नी थी और ओमपाल किसी काम का नहीं, 7वीं फेल और शराबी कबाबी जैसा वो उसने अपने बयान में बताया है। और उन दोनों को एक साथ इस तरह मोटरसाइकिल पर बैठे हुए उसका खून खौलने लगा। उसने उसी दिन तय कर लिया कि मैं रिंकी को जिंदा नहीं छोड़ूं। उसने रिंकी को मारने का मन बना लिया, लेकिन वो जानता था कि वो अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे पाएगा। उसने बिजनौर के ही गांव जमालुद्दीनपुर का रहने वाला उसका सगा बहनोई ब्रजपाल उर्फ बंटी की मदद ली। उसके पैरों पड़ गया कि मेरी मदद करो और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो इस तरह से, मेरी पत्नी यानी रिंकी इस तरह से ओमपाल के साथ मुझे दिखी भी, और ये बात पूरा मेरी ससुराल और पूरा मेरा मायका सारे लोग जानते हैं। इसके बाद 14 अक्टूबर की रात रिंकी के नंदोई यानी सोनू के सगे बहनोई ब्रजपाल ने रात में सोते समय रिंकी के हाथ पैर पकड़े और सोनू सिंह ने चाकू से उसकी गर्दन रेतनी शुरू की और तब तक गर्दन रेतता रहा जब तक गर्दन धड़ से अलग नहीं हो गया। उसने तुरंत एक पॉलीथीन में उसका पहले उसमें मिट्टी का तेल डालकर सिर को धड़ से अलग किया, सिर को अलग रख के उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगाई, फिर उसको एक पॉलीथीन में पैक करके धड़ को अलग कर दिया। फिर दोनों साले बहनोई डेड बॉडी को कार में लेकर रामगंगा की तरफ चल दिए। वो चाहते ये थे कि रामपुर से आगे मुरादाबाद में, ताकि थोड़ा सा पुलिस एक दूसरे के ज़िले में जाना कम पसंद करती है और हस्तक्षेप करना कम पसंद करती है, तो वो अपनी कार लेकर निकल पड़ा। उसकी कार पर चूंकि पुलिस लिखा हुआ था, इसलिए चेकिंग करने का किसी का सवाल ही नहीं था। पीछे डिग्गी में उसने पॉलीथीन में बॉडी लपेटी और एक पॉलीथीन में उसके सिर को लपेट लिया। मुरादाबाद आने पर नेशनल हाईवे बाईपास पर रामगंगा के किनारे कच्चे रास्ते से कार नीचे उतार ली। इसके बाद कल्याणपुर के जंगल देवापुर को जाने वाले रास्ते पर उसके पास डेड बॉडी को डिग्गी से निकालकर रामगंगा में फेंक दिया। लेकिन जल्दबाजी में वो रामगंगा की धार तक, यानी जहाँ पर उसकी धारा तेज थी, वहाँ तक डेड बॉडी को नहीं ले जा पाया और उसको किनारे ही, जहाँ उसे लगा कि यहाँ भी बॉडी बह जाएगी, वहीं पर उसके शव को फेंक दिया और उसके 10-15 मिनट बाद उसके सिर को भी निकाल कर फेंक दिया। वो ये सोच रहा था कि ये शव और ये सिर दोनों ही रामगंगा में बह जाएगा। सिर और धड़ अलग अलग बहेंगे और फिर उसके बाद किसी को कभी पता नहीं लगेगा सिर किसका है और धड़ किसका है। 3 दिन बाद 14 की रात उन लोगों ने ये कांड किया और 17 अक्टूबर को ये बॉडी कटघर पुलिस ने वहाँ
उसके किनारे, रामगंगा के किनारे की झाड़ियों में फंसी हुई उनको मिल गई। 14 अक्टूबर को शाम को फ़ोन किया रिंकी की माँ ने उसे, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10वीं बार फ़ोन करने पर जब रिंकी ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने अपने दामाद सोनू कुमार को फ़ोन किया। इस पर सोनू ने ये बताया कि रिंकी बिना बताए घर छोड़कर चली गई है। दरअसल 14 अक्टूबर को रिंकी को मारने के बाद ये फ़ौरन रात में जब बॉडी वॉडी डिस्पोज ऑफ करके निकला है तो 15 की भोर में ही इसने रामपुर के थाना सिविल लाइन में अपनी पत्नी की यानी कांस्टेबल रिंकी सिंह की गुमशुदगी लिखवा दी थी। 16 तारीख को रिंकी के घर वाले, रिंकी की माँ, पिता, एक उसका भाई, ये सब लोग रामपुर आए अपने दामाद यानी सोनू सिंह के पास। लेकिन दामाद की बातों से उसकी माँ हरवती को, रिंकी की माँ हरवती को शक होने लगा, क्योंकि रिंकी अक्सर बताती थी कि अवैध संबंधों के शक में उसका पति सोनू सिंह उसे टॉर्चर करता है। इसीलिए वो 16 अक्टूबर को रिंकी के पिता हरचरण सिंह और दूसरे दामाद नाहर सिंह के साथ रामपुर पहुंची थी। वो यहाँ ये सब बातें कर ही रहे थे, शक शुबा व्यक्त कर रहे थे, गांव वालों से मिल रहे थे। लेकिन 17 अक्टूबर की दोपहर मुरादाबाद में एक लाश, अज्ञात महिला की लाश का पता लग गया। ये लोग भाग के मुरादाबाद गए, शव घर गए और वहाँ उन्होंने लाश को, सिरकटी लाश को पहचान लिया कि ये उसकी बेटी रिंकी है। उसकी माँ हरवती ने ये बताया कि उसके हाथ पर ओम का निशान बना हुआ था, जो बिना सर वाली बॉडी में ओम का निशान जस का तस था। दाहिने हाथ की उंगली का एक नाखून टेढ़ा था जो मौजूद था और एक अंगूठी भी उसकी एक उंगली में मौजूद थी। उसने फ़ौरन कह दिया कि ये हमारी बेटी ही है, रिंकी या महिला कांस्टेबल रिंकी। क्योंकि सिर पहचानने लायक नहीं था, उसे काटने के बाद जला दिया गया था, लिहाजा ये तय हो गया कि ये रिंकी ही है। और उसी के बाद, अच्छा, इसी बीच में क्या हुआ कि वो हरपाल, जब रिंकी के मायके वालों ने, जब उसकी गुमशुदगी लिखाई गई, रिंकी के मायके वालों ने शक जताया, तो उसका प्रेमी ओमपाल, पुलिस ने उसे उठा लिया था। वो 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रहा, उससे पूछताछ होती रही। और जब बॉडी के मिलने की इत्तला वायरलेस पे मिली तो हरपाल को पुलिस लेके मुरादाबाद गई थी। तो हरपाल ने उसको देखते ही, कटी हुए सिर वाली बॉडी को देखते ही बता दिया कि ये रिंकी की बॉडी है। उसने भी उसकी उंगलियों के बारे में, उसके ओम के बारे में, शरीर की तमाम और निशानों के बारे में एक एक करके पुलिस को बताया। और थोड़ी देर बाद ही रिंकी की माँ भी पहुंच गई और उसने भी ये पहचान लिया कि ये उनकी बेटी ही है जिसकी लाश वहाँ पर मिली है। मैंने बताया कि जब सख्ती हुई, इंस्पेक्टर ने सख्ती की, तो टूट गया सोनू कुमार और उसने सारी बात बता दी। लेकिन फिर भी पुलिस ने, अब चूंकि पुलिस का सिपाही ही इसमें मुलजिम था, तो ट्रायल में कोई दिक्कत न हो पहचान को लेकर, तो सिर के डीएनए सैंपल, बॉडी के डीएनए सैंपल और माँ बाप के डीएनए सैंपल ले लिए गए। और ये कहा गया कि शव के तमाम डीएनए सैंपल्स को उनके माँ बाप के सैंपल से मिलान कराया जाएगा ताकि ट्रायल में कोई कंफ्यूजन न पैदा हो। दूसरी बात रिंकी के पिता हरचरण ने कही। उसने ये बताया कि साहब, मेरा दामाद सोनू से देखने में ओमपाल से बहुत बेहतर है, ओमपाल से ज़्यादा पैसा भी है, लेकिन पता नहीं मेरी बेटी पर क्या भूत सवार हुआ था। हमें 1 साल पहले अपनी बेटी और ओमपाल के रिश्तों के बारे में पता लगा था। ओमपाल शराबी है, दबंग है और आवारा किस्म का लड़का था। पहले शुरू में मुझे ये जानकारी हुई
कि वो मेरी बेटी को परेशान करता है। मैंने इसकी रिपोर्ट पुलिस में कराने के लिए रिंकी से कई बार कहा, लेकिन रिंकी हर बार उसके पक्ष में ही खड़ी हो जाती थी, इसलिए हम उसकी शिकायत नहीं कर पाए। और अंत में उसने बहुत जिसको कहते हैं बहुत जोर देकर कहा कि जो कुछ भी हुआ उसमें जितना कसूर मेरे दामाद का है उससे कहीं ज़्यादा कसूर उस ओमपाल का है, जिसने मेरी बेटी की हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी। मैं चाहता हूं कि पुलिस ओमपाल को भी जेल भेजे, लेकिन पुलिस मेरी सुन नहीं रही है। शुरुआत में मैंने जो लिखित शिकायत दी थी उसमें ओमपाल का नाम दिया था, लेकिन बाद में मुझसे उसका नाम हटवाकर मेरे दामाद का नाम उसमें लिखवा दिया गया, सोनू सिंह का। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस उसे हर हाल में जेल भेज दे। हरचरण यानी मृतक रिंकी के पिता ये कहते हैं कि रिंकी मेरी सबसे छोटी बेटी थी और सबकी लाडली थी। मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा अशोक कुमार सिंचाई विभाग में है, छोटा नरेंद्र गांव में शिक्षा मित्र है, दूसरी बेटी निर्मला के पति क्लास 4th के कर्मचारी हैं और ये सबसे छोटी सिपाही थी। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि दामाद से ज़्यादा गलती ओमपाल की है और उसे ज़रूर पुलिस बंद करे। बहरहाल पुलिस ने बहनोई ब्रजपाल उर्फ बंटी और सोनू सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज की घटना देखिए, पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों ने एक तरह का कंपटीशन क्वालिफाई करके पुलिस की नौकरी हासिल की थी। दोनों अगल बगल के रहने वाले थे, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। दोनों एक्टिव पुलिसिंग में थे। रोज रोज अपराधियों से, तमाम हर तरह के लोगों से इनका वास्ता पड़ता रहा होगा। अपराध और अपराधी के हर गुण दोष को दोनों पहचानते थे अच्छी तरह से। और एक शक, बात की शुरुआत शक से हुई कि एक शख्स ने दोनों के संबंध ऐसे खराब किए कि दोनों की ज़िंदगी खराब हो गई। रिंकी तो मारी ही गई, सोनू भी जेल के भीतर कब तक रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात सही है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से आई है कि सोनू ने अपनी पत्नी रिंकी को समझाने की बहुत कोशिश की थी, बहुत समझाया था, बच्चों का वास्ता दिया था, पर वो समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। और तब नहीं थी समझने को तैयार जबकि वो सब कुछ जानती थी। अनपढ़ आदमी, गांव का आदमी, ऐसा आदमी जिसका समाज से बिल्कुल वास्ता न हो, ऐसा आदमी जिसका कानून से कोई वास्ता न हो, अगर इस तरह की बात करे तो ये माना जाता है कि भाई चलिए उसे जानकारी नहीं थी। दोनों ही पुलिस में थे, दोनों को कानून की जानकारी थी, दोनों पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी लड़की मानने को तैयार नहीं थी। सोनू ने भी हद कर दी, मतलब सारे लीगल तरीके जानते हुए भी, भाई आप तलाक ले सकते थे, आप ओमपाल के खिलाफ अपनी तरफ से मुकदमा लिखवा सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे, बहुत से लीगल रास्ते थे, लेकिन उसने हत्या का रास्ता चुना। हत्या की, शरीर को, चेहरे को इसलिए जला दिया ताकि पहचान न हो, लेकिन मूर्ख को ये नहीं पता कि शरीर पर पहचान के बहुत ढेर सारे चिन्ह थे। एक तो वो हाथ में बना हुआ ओम का निशान ही उसकी पहचान करा देता। सिर को जलाने से क्या मिला उसे? जलाया भी इसीलिए, काट के अलग भी इसीलिए किया कि कभी पहचान न होने पाए और ये मर जाए। लेकिन ये था कि उसके पास कई रास्ते थे, लेकिन उसने ये हत्या का रास्ता, ये अपराध का रास्ता ही चुना। अगर उसको लग रहा था कि इसके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है तो अलग हो जाता, तलाक ले लेता, परिवार की पंचायत करता, कुछ न कुछ रास्ता निकल आता। लेकिन वो भी क्रोध में अंधा हो गया, सब भूल गया कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए सर को धड़ से अलग कर रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है कि नहीं है। लेकिन क्रोध में ये सब करता रहा।
आज की इस घटना में देखिए कोई तर्क वितर्क काम कर नहीं रहा है कि ऐसा करते तो हो जाता, ऐसा करते तो ये घटना बच जाती। इस तरह का कोई तर्क वितर्क करने लायक ही नहीं है। मैंने सब बताया, दोनों की बैकग्राउंड बताई है, दोनों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया, दोनों पुलिस में थे ये भी बताया। तो ऐसा नहीं था कि कोई अनपढ़ लोग थे, लड़की अनपढ़ थी या लड़का अनपढ़ था या दोनों अनपढ़ थे या दोनों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। दोनों वेल वर्स्ड थे लीगलिटी और इलीगलिटी में, इसलिए किसी तरह का कोई तर्क काम नहीं आया। बस एक चौपाई है रामचरितमानस की कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर लेही। यानी ऊपर वाला जिसको दुख, परेशानी और दर्द देना चाहता है, उसकी मति यानी उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क पहले ही वो सिर में से निकाल के फेंक देता है। मति नहीं रहती उसकी, दिमाग नहीं रहता, दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि उसे दुख के दरिया में जाना है, दुख के समंदर में समाना है, कष्ट उठाना है। इसीलिए ये बहुत मौजू है आज की इस घटना पे ये चौपाई कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहिले हरि लेही। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।